अच्छा, आज एक वीडियो के ऊपर वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी है, नर्सिंग स्टूडियो के लिए भी है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है, एज वेल एज डॉक्टर के लिए भी है, क्योंकि मैं जो आप यूज़ कर रहा हूँ उसे डॉक्टर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, मतलब हाई फाई मतलब कंटेंट जाने वाला है। ठीक है, एंड उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आज का टॉपिक हम बता देते हैं, डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। एडल्ट डोज, पेडियाट्रिक डोज एंड डोसेज एडजस्टमेंट को हम लास्ट में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी जो खतरनाक चीज़ है ना, डाइक्लोफेनाक मतलब धड़ल्ले से बिक्री होता है। ठीक है, मैं चल करके थोड़ा बहुत हिंट दूंगा। ठीक है, डाइक्लोफेनाक का जो इंजेक्शन आता है भोबेरान करके, नोवार्टिस शायद उसका कंपनी ये जो है जो बनाती हैं, भोबेरान इंजेक्शन आपने सुना होगा। भोबेरान इंजेक्शन, उसका इंजेक्शन जो 3 ml होता है, आई थिंक वो 25 mg स्ट्रेंथ में आता है। आई थिंक ईच ml कंटेंट 25 होगा, 3 ml में 75 हो जाता है। पता है उसका प्राइस क्या होता है? उसका यहाँ पर जो प्राइस मेंशन है, दैट इज ₹3.37। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीप है। और लोग इसलिए सोचते हैं कि ये ड्रग जो भी है, जो इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा चीप है, इसका नॉलेज भी चीप होता होगा। भाई ऐसा नहीं है। और आप जब भी कभी फार्मेसी शॉप में जा कर के अपने पिछवाड़े में ऐसे मतलब ये करते हो ना, डाइक्लोफेनाक धड़ल्ले से पिछवाड़े में दिया जाता है। दिया जाता है। अब वो ₹3 का है। अब ₹3 के चक्कर में लोग ये सोचते हैं कि डाइक्लोफेनाक को हम धड़ल्ले से यूज करते हैं। आज आप वो चीज़ जानोगे। ठीक है, मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग आज हम डिकोड नहीं करने वाले हैं, बस आपको वो उसका जो मतलब जो भी वर्डिंग होगा, आप उस वर्डिंग से पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक वर्डिंग होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है इस वीडियो में हम नहीं कहेंगे। अगर आपको पहले से पता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, तो आप इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे एंड सीधा जाएंगे डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक में। एंड एक ओवरव्यू पहले हम जान लेते हैं कि डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक क्या होता है। ठीक है, सो डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो हम उसको नासाड के नाम से जानते हैं, यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो अभी अभी मैंने बात किया था। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा वेट करो। एंड रिमाटेड आर्थराइटिस। ठीक है, ओस्टियो आर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ये यूज होता है। उसके बाद माइग्रेन अटैक में यूज होता है, विथ और विदाउट ऑरा, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड से लेकर के मॉडरेट पेन और मॉडरेट से लेकर के सीवियर पेन में आपका डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक यूज होता है। ठीक है, नाउ अडल्ट डोज क्या होता है, पेडियाट्रिक डोज क्या होता है, मैंने पहले से आपको बता दिया कि इस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल खतरनाक चीज़ को पहले एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, खतरनाक चीज़ में मुझे क्या दिख रहा है, ये जो डोसेज एडजस्टमेंट में इतना खतरनाक तो नहीं है, तो इससे खतरनाक स्टिल है। मतलब इसे डोज एडजस्टमेंट, इसलिए तो डोसेज एडजस्टमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली बॉडी में कोई कंडीशन होगा, उसके हिसाब से डोज एडजस्टमेंट कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सब वहाँ पर डिस्कशन होता है। तो छोड़ो उस चैप्टर को, मतलब उस सेक्शन को, एंड प्रेगनेंसी लैक्टेशन में हम देख लेते हैं। तो जो लोग मतलब करते हैं ना, प्रेगनेंसी लैक्टेशन एक खतरनाक कैटेगरी है, तो कैटेगरी सी हो जाएगा। अगर डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक आप दे रहे हो, कैटेगरी सी हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, एंड कैटेगरी डी हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। दोनों ही खतरनाक है, लेकिन स्टिल यूज होता है, और इसे डॉक्टर ही ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, उसके बाद हम मतलब चीज़ों को देते हैं। ठीक है, now NSAIDs are not preferred for the acute management of migraine during the pregnancy
However, use of diclofenac during the second trimester may be considered when an NSAID is required. देखो कैसे कैसे लाइन आ रहा है, ठीक है। अपने आप समझ जाना, ठीक है। डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक इज एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीटेड होता है। द डिसीजन टू ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन ड्यूरिंग द थेरापी should account for risk of infant exposure and benefit of breastfeeding to the infant and benefit of treatment to the mother. Maternal use of NSAID should be avoided if the breastfeeding infant has platelet dysfunction, thrombocytopenia, or a ductal dependent cardiac lesion, ठीक है। तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में देखो कितनी कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को ये सब चीज़ दे रहा है, भाई इतना अगर आपके पास नॉलेज है ना, तभी जाकर के डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन फोड़ो। डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन वैसे भी बहुत कम रुपए में मिलता है, ठीक है। हो सकता है इसका मतलब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 3 रुपीज़ का है। और अगर कोई मार रहा है इंजेक्शन तुमको, या तो 50 रुपया लेगा या फिर 100 रुपया लेगा, ठीक है। IM इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात 50 और 100 रुपये का नहीं, बात ये है। और बात ये भी नहीं कि क्योंकि सभी फार्मासिस्ट को जनरली IM इंजेक्शन लगाना आता है, फिर भी कई लोगों को नहीं भी आता है, वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ है, मान लीजिए आपको IM इंजेक्शन लगाना भी आता है, ठीक है, तो अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है एंड कभी आपके पास मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी वाला केस आ गया या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन आ गया, तो अगर वहाँ पर देखो, यहाँ पर खतरा ही खतरा है। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं जितना मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए बना रहा हूँ, उतना भी नॉर्मल लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आजकल इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब बहुत जगह पर फार्मेसी शॉप खोले जा रहा है, और धड़ल्ले से मतलब डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन हो या फिर डाइक्लोफेनाक का कोई भी फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रेक्टल हो, वो धड़ल्ले से यूज होता है। लेकिन लोग उसका मतलब चीज़ नहीं जानते, ठीक है। अधिकांश फार्मेसी स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं बैठता है, आपको ये शायद जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये साधारण लोग के लिए वीडियो भी है और प्रोफेशनल लोगों के लिए भी है। प्रोफेशनल लोगों से मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना सर्टिफिकेट जिस भी मेडिकल स्टोर को दिए हो, तुरंत उसे विथड्रॉ करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि, क्योंकि ये सब चीज़ कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है इतनी डिटेल में। प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या, डाइक्लोफेनाक के बारे में आप इतना चीज़ पढ़ते हो। कैटेगरी सी होता है, कैटेगरी सी होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कैटेगरी डी होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्या इतना डिटेल पढ़ते हो। और आगे भी और भी है, आगे और भी है, मतलब ये स्पेसिफिक, ये हर एक जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है ना, ये एक एक ड्रग उसका प्रॉपर पूरा प्रोफाइल आता है, मतलब एडल्ट डोसेज, पेडियाट्रिक डोसेज, डोसेज एडजस्टमेंट, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इंटरैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग, जनरल कंसिडरेशन, मॉनिटरिंग पैरामीटर। अब पता है इतना नॉलेज भी डॉक्टर के साथ होता है या नहीं होता है, मुझे भी इसके बारे में मतलब डाउट है थोड़ा। तो जो लोग आपका सर्टिफिकेट ले करके कोई फार्मेसी शॉप कर रहा है, वो जनरली डॉक्टर को लेकर के बिजनेस कर रहा है। और कई बार होता है डॉक्टर भी फेल मार जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। मेडिकल साइंस में आपको पता नहीं होगा
कि सिर्फ प्रैक्टिकल कर लेने से चीज़ें मतलब ठीक नहीं होता है। थियोरेटिकल नॉलेज इज़ द बैकबोन ऑफ अ एंटायर मेडिकल साइंस। आपको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है, ये सब चीज़ें मैटर करता है। लोग लोग जो किताबी ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं ना, कभी एक बार मेडिकल साइंस का दर्शन कर लें, उसे पता चल जाएगा कि किताबी ज्ञान का कितना बड़ा क्रेज होता है मेडिकल साइंस में। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि मेडिकल साइंस में किताबी ज्ञान का बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज रख करके आप मेडिकल साइंस में भी एक्सेल नहीं कर सकते हो। उसका बहुत सारा रीजन होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। एंड जब बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज, वहाँ पर पता है बहुत सारे चीज़ मतलब मैटर करता है। आपका इंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए। अधिकांश जो मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर होता है, सीनियर को ये तक पता नहीं कि एक जूनियर के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे सरकार को ये सब चीज़ें मतलब आपको क्या लगता है सिर्फ एम्स बना देने से मतलब चीज़ें ठीक हो जाएगी? आप एम्स बना दोगे, आप एससीबी मेडिकल कॉलेज खोल लोगे, आप आउट पेशेंट लगा लोगे, आप आईसीयू प्रतिष्ठा कर लोगे, आप एमआरआई मशीन ला लोगे, उससे क्या मतलब मेडिकल साइंस ठीक हो जाएगा? ये आपका सबसे बड़ा गलत मतलब चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको दो चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेट्स से ए इज ए फार्मासिस्ट एंड बी इज अनदर फार्मासिस्ट एंड बोथ आर जूनियर फार्मासिस्ट। उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ मतलब मान लीजिए अभी थियोरेटिकल नॉलेज है। एंड सी आपका एक सीनियर फार्मासिस्ट है जो अभी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जब ये दोनों जाएंगे, ये ए बी जाएंगे, सी फार्मासिस्ट जो आपका सीनियर फार्मासिस्ट होगा उससे ये चीज़ सीखेंगे। तो मान लीजिए ये जो सी फार्मासिस्ट है जो एक सीनियर फार्मासिस्ट है, ये ए को ज़्यादा पसंद करता है एंड बी को उतना पसंद नहीं करता है पर्सनली। ठीक है, इसलिए नहीं करता है, मान लीजिए बहुत सारे कैटेगरी है। मान लीजिए ए को पसंद करता है लेकिन बी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो हो सकता है बी का नेचर थोड़ा साय हो सकता है बी उसे उतना ज़्यादा बात नहीं करता है। बहुत सारे चीज़ होता है ना, जैसे हम कहते हैं वाक् चातुर्य कला, वाक् चातुर्य कला के आधार पर मेडिकल साइंस इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये आपको पता नहीं है। वाक् चातुर्य कला का सीधा मतलब होता है मतलब आप किसी के साथ ज़्यादा समय बकबक करो, यही मतलब है। मतलब आप किसी को एंटरटेनमेंट करो, आपकी बातों में उतना ओजन होना चाहिए, आपकी बात सुन करके लोग प्रभावित होना चाहिए, जो ये जो चीज़ होता है। ठीक है, तो एक सीनियर जब ये सब चीज़ें करता है ना, मुझे देख करके मतलब एक चीज़ ख्याल आता है, यार अभी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके जगह पर अगर मैं होता तो कितना अच्छा होता। मैं तभी ये सोच रहा हूँ क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चीज़ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो अगर नहीं कर रहा है तो वोट बैंक के चलते नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब घुस रहा है। ठीक है, तभी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं। और मान लीजिए, हाँ मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए तो सी एक सीनियर फार्मासिस्ट है और वो अभी हॉस्पिटल में है। मान लीजिए सी जो सीनियर फार्मासिस्ट है वो ए को पसंद करता है, ए जो फार्मासिस्ट को पसंद करता है जो जूनियर फार्मासिस्ट है, और उसको एक बार कहा कि मैं आज तुझे स्काल्प वेन सिखाऊंगा, स्काल्प वेन कैसे लगाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एंड बी फार्मासिस्ट मान लीजिए बाद में गया। ठीक है, ऐसा होता है ना, मतलब फार्मासिस्ट का हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया, ए फार्मासिस्ट और बी फार्मासिस्ट, लेकिन फार्मासिस्ट तो मतलब बहुत सारे होते हैं। मतलब एक बैच में कम से कम 60 फार्मासिस्ट होंगे, तो बैच बाई बैच आएंगे। मतलब मान लीजिए एक बैच में 10 फार्मासिस्ट होंगे, अगले बैच में
10 या 6 फार्मासिस्ट होंगे, ऐसे करके 10-10 करके ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको शायद ये जानकर के आश्चर्य होगा, ये मैं साधारण पब्लिक को बोल रहा हूँ और जितने भारत में जितने नेता होते हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि भाई फार्मासिस्ट तो सभी एक होते हैं, उनका कोर्स ऑफ सिलेबस भी एक होता है, लेकिन जब हम रियल प्रैक्टिकल फील्ड में अगर किसी को काम सिखाया जाता है, दोनों फार्मासिस्ट या बहुत सारे फार्मासिस्ट सेम काम नहीं सीखते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वो जो सीनियर है उसकी मूर्खता के कारण है। उस सीनियर के पास कोई नॉलेज नहीं है, पहली बात। आप उन्हें टुकाई करो, ठीक है। और दूसरी चीज बताता हूँ, तो ए फार्मासिस्ट गया सी फार्मासिस्ट के साथ। अब ए फार्मासिस्ट जो था उसका नेचर क्या है? थोड़ा मिक्सिंग नेचर है, एंड वो सीनियर की थोड़ा बहुत चापलूसी भी करता है, ठीक है। तो सीनियर के साथ अच्छा बॉन्डिंग होने के कारण सीनियर ने क्या कहा कि आज तुझे स्काल्प वेन में लगाना सिखा दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद बी फार्मासिस्ट भी गया। बी फार्मासिस्ट को उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब स्काल्प वेन तो दूर दूर की बात है, वेन में इंजेक्शन लगाना ही नहीं सिखाया। आप इससे सोच सकते हो कि इंडिया के जो एजुकेशन पॉलिसी जी है वो कितना ज़्यादा खराब है। इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी सीनियर के भरोसे में चलता है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, तभी ये मतलब बात बता रहा हूँ। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हूँ, इसीलिए इस चीज़ को मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हवा हवाई बात कर रहा हूँ, पूरा कैलकुलेटेड मैनर में ये बात मैं अच्छे से कह सकता हूँ, ठीक है। तो साधारण जनता से मेरा ये कहना है कि जब भी वोट देते हो ना तो किसी अच्छे इंसान को दो। नेता में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। हमारे नेता को तो ये भी पता नहीं होगा मेडिकल साइंस में चल क्या रहा है। मेडिकल साइंस आज के दिन में अगर मैं कहूँ ना, एक बुरा लगेगा सबको, एक प्रकार का अड्डा बन चुका है, ठीक है। मेडिकल साइंस में अब वो खूबसूरती नहीं, इसमें इतने टॉक्सिक लोग मतलब आ गए हैं कि आप सोचो मत। और ख़ास करके ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा है सीनियर में। सीनियर को ये तक पता नहीं कि एक जूनियर कैंडिडेट जो ट्रेनिंग के लिए उनके पास आता है उनके साथ कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम सिखाते हैं कि आप बड़ों का आदर करिए, ये हम सिखाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी सिखाते हैं कि अगर आप एक बड़े उच्च पदवी पर है तो आप निम्न पदवी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपका वार्तालाप कैसे होना चाहिए, ये भी उतना मैटर करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा हम चलेंगे, भाषण प्रवचन जो होना था वो हो गया। ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। तो थोड़ा मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड इससे हमारा स्टडी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ पता नहीं है एक्चुअली, सच बात मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे भी बहुत चीज़ पता नहीं है, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ करके ये सुना रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ लेना कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है, मेरे नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है एंड आपके नॉलेज में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं, प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी एक खतरनाक चीज़ है जो मैं आपको सुना दिया। अब चलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें इतना कुछ खास नहीं, तो हम इंटरेक्शन प्रोफाइल को चलेंगे, ठीक है। इंटरेक्शन प्रोफाइल में आप ज़रा देखो, ठीक है। अच्छा, इंटरेक्शन प्रोफाइल हम बाद में कवर करेंगे, थोड़ा चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग प्रोफाइल में, अब आएगा खेल। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग प्रोफाइल में
अगर हम देखेंगे खास करके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू डाइक्लोफेनाक, एग्जाम्पल जैसे कि आपका एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन होता है, सीरियस स्किन रिएक्शन डाइक्लोफेनाक के साथ होता है, बोविन प्रोटीन या फिर एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन, क्योंकि डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन में बहुत सारे उसके अंदर फॉर्मुलेशन भी होता है, तो उस फॉर्मुलेशन से अगर आपका रिएक्शन हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है। पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, ऑर्टिकारिया और अदर एलर्जिक टाइप रिएक्शन आफ्टर टेकिंग एस्प्रिन और अदर नासाड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सेटिंग ऑफ कैब्ज सर्जरी। ठीक है, कैब्ज सर्जरी में ये चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट जिसका हो रहा है, मतलब मॉडरेट से लेकर के सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट जिसका हो रहा है, वहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन द पेरी ऑपरेटिव पीरियड और हु आर एट द रिस्क फॉर वॉल्यूम डिप्लेशन, वॉल्यूम डिप्लेशन जिसका मतलब कम हो चुका है या खतरा है, वहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मतलब डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन को भूल से भी मत लगाना। सो इंजेक्शन ओनली, यहाँ पर इंजेक्शन ओनली पूरा स्पेसिफिक मेंशन है। ठीक है, मेडिकल साइंस की यही तो खूबसूरती है, क्योंकि डाइक्लोफेनाक बहुत सारे फॉर्मुलेशन में आता है, आपका रेक्टल में आता है, ओरल में आता है, आईएम आता है, आईवी आता है, बहुत सारे चीज़ें में आता है। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया इंजेक्शन ओनली, तो इसमें आईवी भी समझा जाएगा, आईएम भी समझा जाएगा। देन सीवियर अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर, बहुत ज़्यादा अगर किसी का हार्ट फेलियर कंट्रोल बिल्कुल नहीं, कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर हार्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, डाइक्लोफेनाक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। एक्टिव गैस्ट्रिक और डिओडेनल या फिर पेप्टिक अल्सर जो होता है, ठीक है, एक्टिव गैस्ट्रिक या फिर डिओडेनल या फिर जो पेप्टिक अल्सर है, वहाँ पर डाइक्लोफेनाक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। मतलब सिस्टमिक वाला बोल रहा हूँ, मतलब जो IMIV ये वगैरह। ठीक है, बस सुनते जाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग या फिर परफोरेशन, रीजियोनल अल्सर, एंटेरिटिस, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलिटिस, रिकरेंट अल्सरेशन, मतलब ये वो सीधा ये बोल रहा है कि अगर हमारे मतलब स्टोमक में अगर कोई अल्सर हो जाएगा, या फिर आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर या फिर स्टोमक एरिया में कहीं पर अगर कुछ अल्सरेशन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब चीज़ अगर हो रहा है और वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लगाना मत। ठीक है। सेरिब्रोवास्कुलर ब्लीडिंग अगर हो रहा है, सेरिब्रोवास्कुलर ब्लीडिंग, ठीक है, एंड अदर ब्लीडिंग डिजॉर्डर, मान लीजिए ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर है या फिर सेरिब्रोवास्कुलर ब्लीडिंग है, तो वहाँ पर आपका डाइक्लोफेनाक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक एक चीज़ मतलब आज देखेंगे। ठीक, और उसके बाद इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ऐसे फार्मासिस्ट होंगे जिनको इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज क्या होगा मतलब ये पता नहीं होगा। तो आप सोचो, मैं किसी फार्मासिस्ट को निंदा नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी बहुत चीज़ नहीं जानता हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं स्माइल मार दिया इसका मतलब आपको मैं कोई नीचा दिखा रहा हूँ। देखो नॉलेज आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉलेज गेन करो। ठीक है, एक्सक्यूज मारने से तो कुछ चलेगा नहीं, एक्सक्यूज नॉट ए सोल्यूशन। ठीक है, नॉलेज हमारे पास भी कम है, हमें क्या सब कुछ आता है, नहीं आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं,
अच्छा, इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़ क्या है? तो हम अपने आप को उतर पा जाते हैं कि यार हमें ये भी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़ के बारे में नेट में सर्च करते हैं, एआई में सर्च करते हैं, चाहे जैसे पढ़ो, एआई से पढ़ो या बुक से पढ़ो, पाठ तो एक ही है, ठीक है? तो हम ये ज़रूर करते हैं। हाँ, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि देखो, फार्मासिस्ट को सोचो ये बात पता नहीं, तो उस फार्मासिस्ट को मैं बता रहा हूँ, पहली बात तेरे पास ये नॉलेज नहीं, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज में आपका डाइक्लोफेनाक सिस्टमिक जो इंजेक्शन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नाउ एज ए फार्मासिस्ट तुमको ये चीज़ पता नहीं, तुम किसको दोगे? तुम्हारे सर्टिफिकेट से कोई एक जा कर के दुकान खोलेगा, डॉक्टर को ला करके बैठाएगा, एंड हर बार तो डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर कोई मंथली विजिट करेगा या फिर सप्ताह में 1-2 दिन आएगा, तो उस समय में भी वो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन फोड़ेगा। एंड धीरे धीरे क्या होगा, जब वो ज़्यादा फोड़ेगा तब उसको पता है क्या पता चलेगा? उसको पता चलेगा कि अगर पेन होगा तो मैं डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन दिया जाता है, मोटा मोटी, ठीक है? उसको ये नॉलेज हो जाएगा। तो वो अगली बार, जिस बार डॉक्टर नहीं आएगा, पता है वो क्या करेगा? और मान लीजिए कोई पेशेंट पेन लेकर के आया, वो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन फोड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा ये प्रेग्नेंट है, ये ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, या इसको इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज है। पहली बात तो मुझे एक चीज़ बताओ, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज, अगर मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हो और आपको खुद पता नहीं इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज क्या होता है, तो आप मुझे पहले बताओ कि आप जिसको अपना सर्टिफिकेट दे रहे हो, एंड आपके सर्टिफिकेट से अगर कोई व्यक्ति कोई मेडिसिन शॉप खरीद रहा, मतलब चला रहा है, वो व्यक्ति क्या इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज के बारे में जाना होगा? नहीं है। आप एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ करके आपको ये पता नहीं इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज क्या होता है, तो दूसरे को घंटा पता होगा। अच्छा, मान लीजिए उसे पता होगा, तो हर डिजीज का एक इवैल्यूएशन होता है। इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज को मान लीजिए हमें हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई हम टेस्ट करेंगे, या फिर कोई बॉडी में कोई साइन देखेंगे, या फिर कोई सिम्टम देखेंगे, तभी होगा। या फिर कोई मेडिकल डायग्नोसिस करेंगे, या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस रन करेंगे, तो उसके पास इतना नॉलेज कहाँ से आएगा? सोच रहे हो? ये पैसे की बात नहीं, मेडिकल साइंस या मेडिकल स्टोर is not all about the money. Obviously it is money, but it is come with the professional expertise. It comes with a money, with knowledge, with skill, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखा किया करो, पता नहीं कब, मतलब कब आपके साथ क्या हो जाएगा। एंड उसका जूरिस्प्रूडेंस सेक्शन ज़रा एक बार देखो, कभी क्या पता आपको, मतलब आपका नाम पेपर में आ जाएगा कि अमुक दुकान में ये फार्मासिस्ट था और किसी ने डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन किसी क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज के पेशेंट को लगा दिया और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हंसने का बात नहीं, लेकिन हंस अपने आप पर आ जा रहा है तो मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है, ठीक है? जो लोग सोचते हैं कि मेडिकल साइंस को हम सिर्फ स्किल के दम पर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के एक्सेल कर देंगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। चाहे आप MBBS स्टूडेंट हो, चाहे आप MS हो, चाहे आप न्यूरोसर्जन हो, चाहे आप जो भी हो, किताबी ज्ञान तो यहाँ पर मतलब चलता है, ठीक है? वो चीज़ें, नॉलेज अगर नहीं होगा ना, तो आप कितना भी IM इंजेक्शन मारो, आपकी पेशेंट की डेथ
उतनी स्मूथली, या फिर उतनी स्मूथली तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खराब होगा और बेइज्जती होगा, और आपका नाम बड़े बड़े अक्षर में खबर कागज में प्रकाशित होगा। बहुत बड़ा मतलब ये चैलेंज है। आप नहीं जानते हो कि फार्मासिस्ट का कदकाठी क्या होता है, ठीक है, आपको पता नहीं फार्मासिस्ट होता क्या है, ठीक है। इवन मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, और एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं दूसरे फार्मासिस्ट को ये कहता हूँ कि बेटा तुमको पता नहीं कि फार्मासिस्ट होता क्या है, ये बात जान लो ठीक है तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये जाहिर सी बात है, इतना डिटेलिंग में कॉलेज में तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे साथ आप मतलब पढ़ जाओगे ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज़ क्या होता है, इसको हम बार बार क्रॉस करेंगे। अब मेरा 2 चैनल है, रीड टू लीड में जनरली जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ उसका वीडियो आता है। फार्मा प्लस मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, इधर पढ़ता हूँ उधर पढ़ाता हूँ, ठीक है, 2 चीज़ मैं एक साथ करता हूँ। नो, चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे सीवियर हेपाटिक इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो कई बार मेरे मुंह में स्माइल आ जाएगा, 32 दांत दिखाई देगा, तो मैं इस चीज़ को नहीं रोक पा रहा हूँ। मतलब भारत के जब मैं सिनेरियो देखता हूँ, सीनियर की हरकत, ठीक है उसके बाद ये जो झोला छाप डॉक्टर, ये सब देख करके मतलब रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। इस चीज को गाइस समझना, सीवियर हेपाटिक इम्पेयरमेंट, कैनेडियन लेवलिंग जो व्यक्ति डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन लगा रहा है उसको एक बार जाकर के पूछो कि कैनेडियन लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। एक्टिव हेपाटिक डिजीज, बस टर्म सुनते जाना वो बहुत ज्यादा है। सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, क्रोनिक सॉरी सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, CrCl ऑफ लेस देन 30 ml पर मिनट, और डेटोरियोरेटिंग रेनल डिजीज, नॉन हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब कैल्शियम जो पोटासियम लेवल, ठीक है, पोटासियम लेवल जो बॉडी में जब बढ़ जाता है ना, फ्लूइड आयन जो बढ़ जाता है उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो नॉन हाइपरकैलेमिया मतलब हमें पता होना चाहिए इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है, तभी जाकर के नॉन हाइपरकैलेमिया, वहाँ पर डाइक्लोफेनाक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेट। ये सारा चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेट अभी चल रहा है, ठीक है। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब क्या है, वहाँ पर लगाना नहीं है, सिंपली ये याद रखो, ठीक है। पेशेंट एज अगर लेस दैन 16 ईयर हो रहा है तो सपोजिटरी या टैबलेट, ठीक है, एंड लेस दैन 18 ईयर पैकेट्स ओनली। कैनेडियन लेवलिंग, अगेन कैनेडियन लेवलिंग क्या होता है वो देख लेना। ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन मतलब कैनेडियन लेवलिंग। प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर, खास करके थर्ड ट्राइमेस्टर, मान लीजिए कभी कोई प्रेग्नेंट वोमेन आएगा वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, तो अगर दर्द होगा, क्योंकि दर्द होता है तभी ये चीज़ दिया जाता है तो अगर डाइक्लोफेनाक, पेशेंट विथ ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और इन्फ्लामेटरी लेजन ऑफ रेक्टम या अनस, सपोजिटरी ओनली, ठीक है। पेशेंट विथ ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग मतलब जिसको अभी अभी ब्लीडिंग हुआ है या फिर कोई इन्फ्लामेटरी लेजन हुआ है रेक्टम में या फिर आपके अनस में, तो वहाँ पर अगर आप सपोजिटरी अगर ओनली दे रहे हो तो वो चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट है, मतलब देना नहीं है। concomitant NSAID, anticoagulant use including heparin, history of hemorrhagic diathesis or confirmed or suspected cerebrovascular bleeding
सर्जरी विथ हाई रिस्क ऑफ हेमोरेज, अस्थमा, moderate or severe renal impairment, serum creatinine level of greater than 1.8 mg per dl, और डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया आईवी ओनली, मतलब आईवी ओनली, आईवी ओनली का मतलब आईवी है, ठीक है। हाइपोवोलेमिया मतलब आपका वॉल्यूम शरीर में कम है, मतलब जलीय अंश जो होता है वो अगर कम हो रहा है तो कॉन्ट्राइंडिकेट है, कभी मत देना भाई। इंक्रीज्ड रिस्क फॉर किसके लिए हो जाएगा? अनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर इवेंट, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट, कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक, सीएनएस इफेक्ट में कॉज। अच्छा, इंक्रीज्ड रिस्क एक प्रोफाइल आता है, खास करके वही मतलब क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, ठीक है। अनाफाइलेक्टेड रिएक्शन में डाइक्लोफेनाक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब रिस्क बढ़ जाएगा। कार्डियोवास्कुलर जो इवेंट होता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर स्ट्रोक जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर डाइक्लोफेनाक, ऐसे पेशेंट जो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होता है वहाँ पर डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि और भी सीवियर ये चीज़ों को कर देगा। सीएनएस इफेक्ट में कॉज ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ब्लरेड विजन, अदर न्यूरोलॉजिक इफेक्ट दैट में इम्पेयर फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। तो वहाँ पर भी मतलब चीज़ें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका रिस्क। जीआई इवेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, ऑल्सरेशन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, जो भी चीज हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग हो चाहे ऑल्सरेशन, घा है गले, ये सब ओडिया है गला, इस इन सभी में हाँ ज़्यादा खतरनाक है। हेमाटोलॉजिक इफेक्ट जो होता है, डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन, एग्रीगेशन, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, अनेमिया, सीवियर ब्लड डिस्क्रेजियाज सच एज एग्रेनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इन सभी चीज़ों में आपको डाइक्लोफेनाक अगर यूज करोगे तो खतरनाक होगा, ठीक है। एंड इसी से मुझे एक बिजनेस आइडिया मतलब दिख रहा है कि हर फार्मासिस्ट नहीं होते, और हर फार्मासिस्ट इतना नहीं पढ़ता है। जैसे डॉक्टर का एक कंसल्टिंग फीस होता है, वैसे फार्मासिस्ट का एक कंसल्टिंग फीस होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सभी फार्मासिस्ट को, पहली बात मैं फार्मासिस्ट नहीं मानता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये जो सब मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, इसको इतना मैं देखता हूँ बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सभी फार्मासिस्ट अपने बारे में क्या सोचते हैं कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, मैं मेडिसिन दूंगा, मेरा काम है देना, वहाँ तक मतलब वो चीज़ों को ठीक कर, मतलब अपने आप को सीमित करके रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज है डॉक्टर जैसा, तो भाई मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़, क्योंकि इंजेक्शन तो कोई भी फोड़ सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है अगर इसका नॉलेज आपके पास है, आप प्लास्टिक एनीमिया, मान लीजिए मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया अगर किसी को हो रहा है तो वहाँ पर डाइक्लोफेनाक अगर हम देंगे तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि अप्लास्टिक एनीमिया में डाइक्लोफेनाक नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन अगर दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे कंडीशन आता है जब हमें देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो भी फर्दर मेडिकल आउटकम निकलेगा, जो भी उसका क्या होता है फलाफल जो निकलेगा, उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, उतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए। सिर्फ जाकर के बटक रीजन में या फिर इंट्रावेनस में डाइक्लोफेनाक लगाने से काम नहीं चलता है।
काम चलता है, क्योंकि वो तो आपका प्रैक्टिकल बेसिस है। ये जो चीज़ है ये प्योर नॉलेज है। कोई चीज़ आप दे रहे हो एंड उसके बाद ये जो चीज़ सब आउटकम जो निकल रहा है, अगर आप उसको मैनेज करना सीख जाओगे ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब मैं इसमें देखता हूँ बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि आम आदमी डरेंगे, आम आदमी डरेंगे और जब उन्हें पता चलेगा, जनरल बेसिकली आम आदमी को ये पता नहीं। आम आदमी को सिर्फ इतना पता है कि अमक फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छा इंजेक्शन फोड़ता है, और जिस दिन मान लीजिए उसके साथ कोई कू हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में, आम आदमी के मन में क्या मतलब चीज़ें फिट है कि अमक फार्मासिस्ट ने अच्छा इंजेक्शन फोड़ता है, और मान लीजिए उसी पेशेंट को किसी दिन अप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, तो वो फिर से डाइक्लोफेनाक आकर के फोड़ेगा। मान लीजिए अप्लास्टिक एनीमिया है विथ उसके साथ पेन है, तो ये जो फार्मासिस्ट है या फिर झोला झाप डॉक्टर जो भी है, वो क्या करेगा, डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन सीधा लेकर के ठोक देगा। ठोक देने से क्या होगा, ये ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा सीवियर जब हो जाएगा, इस व्यक्ति को अब अगला नॉलेज नहीं है कि जो रिस्क आएगा उसको कैसे मैं मैनेज करूं। अब उस आदमी के नज़र में ये फार्मासिस्ट महान था। अब बताओ उसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, भाई तुम तो अच्छा इंजेक्शन मारते थे, तुम्हारा इंजेक्शन जब मैं मारता हूँ मुझे कभी दर्द महसूस नहीं होता है, तुम बढ़िया तरीके से मारते हो, बढ़िया बात भी करते हो मेरे साथ, अच्छा अच्छा मीठी 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 बात करते हो, और आज ऐसा मतलब क्या इंजेक्शन लगाया कि पूरा चीज पलट गया। यही होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद हेपाटिक इफेक्ट। हेपाटिक इफेक्ट में ट्रांस अमीनेज जो एलिवेशन होता है वहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन, ठीक है। हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया मतलब आपका पोटासियम लेवल अगर बढ़ जा रहा है, देखो पोटासियम बॉडी में एक ऐसा आयन है, वो इतना खराब आयन है ना, वो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, घटेगा तो प्रॉब्लम है। बाकी सब आयन में बढ़ने घटने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है। मैंने किसी डॉक्टर के शायद उस डॉक्टर का नाम है सुबोध चतुर्वेदी, मैंने उनसे एक बार सुना था कि पोटासियम अगर कम भी मतलब ऊपर उठेगा ना, या फिर कम नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। मैंने ये सुना था, कितना सच है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं मतलब जाहिर से अच्छा होगा। उसके बाद रेनल इफेक्ट जो होता है, में कॉम्प्रोमाइज एग्जिस्टिंग रेनल फंक्शन। रेनल इफेक्ट मतलब में कॉम्प्रोमाइज एग्जिस्टिंग रेनल फंक्शन, कॉज डोज डिपेंडेंट डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिड्यूस रेनल ब्लड फ्लो व्हिच में कॉज रेनल डीकम्पेंसेशन। सोचो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। सीरियस स्किन एडवर्स इवेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीरियस स्किन एडवर्स इवेंट में अगर हो रहा है तो डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन नहीं लगाना कहा है, इंक्लूडिंग एक्सफोलिएटिव डर्माटिटिस, ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अब मुझे बताओ, जितने भी भारत में जितने भी इलीगल ये जो स्टोर खोल रहे हैं, और जो धड़ल्ले से मतलब डाइक्लोफेनाक धड़ल्ले से मतलब चलता है, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का कोई पेशेंट आ गया, पहली बात आपको कैसे पता चलेगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस पर अगर आपको कमांड नहीं,
तो डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन आपके लिए नहीं। अगर इस पर कमांड है तो फिर चलेगा। इंक्रीज्ड रिस्क का मतलब है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन बंद नहीं करना है, डाइक्लोफेनाक तो बेटा चलेगा, लेकिन उसका जो आउटकम आएगा, क्या आपको उसका आउटकम पता है? जनरली ऐसा देखा जाता है, इंक्रीज रिस्क प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, ड्रग जब देते हैं थोड़ा सतर्कता हम दिखाते हैं, ज़्यादा सतर्क। अब उसका जो अगला जो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, क्या उसको झेलने की, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपने कर दिया अच्छे से, पेशेंट भी आप वाह वाही कर रहा है, समाज में आपका नाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि फार्मासिस्ट साहब भाई क्या इंजेक्शन मारता है, तो समाज में भी वाह वाही आपका हो रहा है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपके पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, पेन विथ ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, पेन विथ हाइपर कैलेमिया, अगर ऐसा पेशेंट कभी आ जाएगा तो आपका जिंदगी भर का जो नाम होता है वो एक ही झटके में खत्म हो सकता है, और समाज में बदनामी भी होगा, बहुत सारा चीज होगा। एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, जिसे टेन कहा जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं टेंशन मत लो, 10 बच्चा पैदा करो तो यहाँ पर टेन का मतलब होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें भी ये मतलब टेन में इंक्रीज्ड रिस्क हो जाता है तो सोचो बेटा प्रैक्टिकल अब करने का मन है। देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत उछल कूद करते हैं, और अभी तक तो उसका मतलब मीनिंग क्या होता है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ वार्ड मतलब आपको मतलब दे रहा हूँ। अभी हम उसका जो रिसर्च करके मतलब ये चीज़ अगर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज रिस्क अगर हो जाएगा तो ऐसे पेशेंट के साथ अगर हम डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन देंगे तो क्या आउटकम निकलेगा, अभी मैंने ये भी नहीं कहा। सोचो इतना नहीं कहा और ये चीज हो रहा है। तो जब भी इंजेक्शन को पेलने का थोड़ा नॉलेज को विचार करने का, ठीक है। यूज विथ कशन। एक और एक चीज आ गया, इंक्रीज रिस्क प्रोफाइल फॉर डाइक्लोफेनाक, इंक्रीज रिस्क प्रोफाइल फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन, ठीक, जो मैंने बताया था। एंड अभी आएगा यूज विथ कशन। यूज विथ कशन कहने का क्या मतलब है कि यूज तो करेंगे, यूज बंद नहीं होगा, यूज चलता रहेगा, लेकिन सतर्कता के साथ। वो क्या है, इन पेशेंट विथ अदर फॉर्म ऑफ अस्थमा एक्सेप्ट एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा, तो यहाँ पर यूज तो करेंगे लेकिन सतर्कता के साथ। इन पेशेंट विथ हेपाटिक इम्पेयरमेंट, और फिर से आ गया, हेपाटिक इम्पेयरमेंट में यूज तो करेंगे लेकिन सतर्कता के साथ। इन पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हाई बीपी में यूज तो करेंगे लेकिन सतर्कता के साथ। अब वो सतर्कता क्या है वो भगवान जाने। इन पेशेंट विथ एडिमा, जिसको एडिमा हुआ है उसे भी हम यूज करेंगे, यूज हम छोड़ने वाले नहीं है, यूज तो हम करके रहेंगे लेकिन सतर्कता के साथ। इन पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर, एडवांस हेपाटिक डिजीज, कोआगुलोपैथी, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, और पेशेंट concurrently receiving drug known to increase the risk of gastrointestinal bleeding, example aspirin, anticoagulant or corticosteroid, and selective serotonin reuptake inhibitor in elderly or debilitated patient, इन एल्डरली या फिर डेबिलिटेटेड पेशेंट, ठीक है।
जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े किस्म का जो लोग होते हैं, उनको जब हम डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन देंगे, ठीक है, ओरल तो इतना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, खास करके IM IV की ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो एल्डर पेशेंट में ये चीज़ जब एल्डरली बोल दिया गया, मतलब उसको चाहे कैसा भी हो, कैसे उसको कोई रोग हो ना हो, अगर वो नॉर्मल पेन कंडीशन में भी आता है, तो हमारे लिए एल्डरली पेशेंट को ये इंजेक्शन देना थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि आप सभी को पता होगा आजकल के जितने भी मतलब चीज़ होता है, अधिकांश लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग होता है, अल्सर होता है, अधिकांश लोगों को गैस फ्यास की बहुत सारे समस्या होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इस इंजेक्शन के लिए जाओगे तो फिर रिस्क तो होगा, ठीक है। नाउ बॉक्स्ड वार्निंग एक बार देख लो, ठीक है। सीरियस कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग cause an increased risk of a serious cardiovascular thrombotic event including myocardial infarction and stroke which can be fatal. This risk may occur yearly in the treatment and may increase with duration of use. Diclofenac is contraindicated in the setting of a coronary आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। सो जो कैब्ज सर्जरी मैंने पहले से बताया था, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, ठीक है। वहाँ पर डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लगाना नहीं है। सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जिसका हो रहा है, या फिर अल्सरेशन हो रहा है, या फिर परफोरेशन हो रहा है, नसाड कॉज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब GI एडवर्स इवेंट इंक्लूडिंग ब्लीडिंग, अल्सरेशन, परफोरेशन of stomach intestine which can be fatal. These events can occur at any time during use and without warning symptom. These events can occur at any time during use या फिर without warning symptom. Elderly patient and a patient with a prior history of a peptic ulcer disease or gastrointestinal bleeding are at the great risk for सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इवेंट्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है एक डाइक्लोफेनाक के बारे में। नाउ डाइक्लोफेनाक का प्राइस कितना आता है? वोबेरान का इंजेक्शन, ठीक है, वोबेरान करके एक इंजेक्शन आता है जिसका प्राइस आई थिंक 81 रुपीज़ है। फेमस भी है, नोवार्टिस कंपनी शायद बनाता है, ठीक है। यहाँ पर 84 क्यों लिखा गया है? ओ अभी शायद 84 81 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मेंशन है यार, इंजेक्शन स्ट्रेंथ तो उसका 25 mg, क्वांटिटी उसका 3 ml, प्राइस दिखा रहा है 3.37। मुझे पता नहीं इतना कम प्राइस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 81 दिखा रहा है। ओके, जो भी है, लेकिन मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब सस्ता के चक्कर में आप कभी हिनस्ता ना हो। ओके, अभी सर्च कर लेते हैं वोबेरान इंजेक्शन का करेंट क्या प्राइस है, तभी आपको पता चलेगा। वोबेरान इंजेक्शन, वोबेरान इंजेक्शन, ओके, वोबेरान इंजेक्शन क्या है प्राइस। अभी ये अपोलो फार्मेसी में दिखा रहा है वोबेरान इंजेक्शन, वोबेरान AQ इंजेक्शन 1 ml, कहाँ है प्राइस भाई? ओके, 1 ml इंजेक्शन में ये आता है एंड 1 ml कंटेंट 75 mg। सो ये 36 रुपीज़ दिखा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताओ, जितना आज हमने ये चीज़ को देखा डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन के बारे में,
वो जो नॉलेज है क्या वो 36 रुपीज़ का है? जो व्यक्ति आपको इंजेक्शन ये डाइक्लोफेनाक का लगाएगा, देखो ड्रग का प्राइस तो 36 रुपीज़ है। ड्रग का प्राइस कितना है? ड्रग का प्राइस आपका 36 रुपीज़ है, लेकिन जो आपको लगाएगा, जो आपको एडमिनिस्टर करेगा, क्या वो 36 रुपीज़ लेगा? यही फर्क होता है एक पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट में एंड एक अनपढ़ फार्मासिस्ट में। भाई नॉलेज, अगर आपके पास ये सब नॉलेज नहीं है ना तो आप मतलब बहुत पछताओगे, ठीक है। ऐसे नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा तो आप डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन अगर मतलब कम से कम उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी पता करो, आप कैसे भी पता करो, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आप हाइपर कैलेमिया, ये जितने भी चीज़ होता है हाइपर कैलेमिया कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे भी पता करो, लेकिन अगर आपके पास ये नॉलेज है तो जाहिर सी बात है नॉलेज को आपको तो एक्सरसाइज कभी ना कभी करोगे। एंड जो व्यक्ति उस नॉलेज को एक्सरसाइज करेगा वो तो फ्री में काम नहीं करेगा, फ्री में तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं साधारण लोग को बोल रहा हूँ कि आप जो कभी जब मेडिकल शॉप में जाते हो ना, आप ये ना देख करके जाओ कि वो व्यक्ति कितना अच्छा बोलता है, किसके साथ मतलब समाज के सोशल वर्क करता है। ये मेडिकल साइंस को ना आपको सोशल वर्क से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा सभी लोगों के साथ मतलब घुलता है, मिलता है, सब कुछ करता है, और पढ़ाई के मामले में पूरा बिल्कुल जीरो है। एंड वो व्यक्ति आपको इंजेक्शन फोड़ रहा है, कल को वो व्यक्ति आपको मार देगा, ठीक है। मेडिकल साइंस को ये आपका इमोशन फिमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। आप कितना अच्छा बोलते हो, क्या बोलते हो, भले ही हमारे जितने भी सीनियर है, जितने टीचर हैं, उन्हें इसका मतलब है, मतलब कोई हमारे पिछवाड़े में मालिश करें, कोई हमें अच्छा अच्छा बात बोलें, या फिर हमारे साथ दिन भर बात करें तभी हम उसको काम सिखाएंगे, ये उनको मतलब पड़ता है। या फिर एक नॉर्मल इंसान होते हुए जब आपके साथ कोई फार्मासिस्ट मान लीजिए आकर के अच्छी अच्छी बात करता है, तो आप उसके क्या होता है ड्रग स्टोर में जाकर के मेडिसिन खरीद करके लाओगे। मैं बताता हूँ, वो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन 36 रुपये में आता है, ठीक है। और भी बहुत मतलब कम चीज़ में आता है 30। ये जो भोवेरान करके नोवार्टिस जो कंपनी है ना, यहाँ पर एक तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं समझा कि इसका मतलब इंजेक्शन प्राइस ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब मैं इसका ओवरऑल देखता हूँ भोवेरान नोवार्टिस जो होता है डाइक्लोफेनाक जिसमें कंटेंट है, ऊपर दिखा रहा है 81.54, और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस ऐप में सभी चीज़ों का नाम है, ठीक है। तो इंजेक्शन में लिखा जाता है 3.37 रुपीज़, और टैबलेट में लिखा जाता है 81.54। तो ये होता है भाई, उसका टैबलेट डीटी आता है जो 21 रुपीज़ का, और एक टैबलेट आता है जिसमें स्ट्रेंथ होता है 100 mg, लेकिन क्वांटिटी होता है 15 टैबलेट टोटली आएगा, उसका प्राइस होगा 106 रुपीज़। तो देखो डाइक्लोफेनाक का जो इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चीप है, 3.37। चलो मान करके चलते हैं वो 36 रुपीज़ है। हमने दो जगह पर चेक किया, एक ऐप में चेक किया और एक इधर मतलब ऑनलाइन में जाकर के गूगल में चेक किया, अपोलो फार्मेसी आई थिंक है, ओके अपोलो फार्मेसी, ओके मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ, हाँ अपोलो फार्मेसी में चेक किया। भोवेरान AQ इंजेक्शन 1 ml का आता है, एंड 1 ml कंटेंट 75 इंजेक्शन, IM भी यूज़ कर सकते हो, IV में इन्फ्यूजन में करोगे वो 36.5 रुपीज़ है।
आप मुझे बताओ, जो फार्मासिस्ट आपको ये इंजेक्शन लगाएगा वो सीधा आपको ये इंजेक्शन दे देगा, वो आपको पता है कितना चार्ज लेगा? या तो 50 रुपया लेगा, क्योंकि 36 रुपया एक और नंबर होता है, वो सीधा आपको 50 रुपया ले लेगा, या फिर आपको 100 रुपीज़ मांगेगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में आप दे रहे हो, और आपने किस लिए 100 रुपीज़ दिया? क्योंकि आपको पेन हो रहा था, आप पेन को ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ पेन नहीं होता है, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे कंडीशन होता है जो मेडिसिन को अफेक्ट करता है, उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, उसके कंसेंट्रेशन को अफेक्ट करता है, उसका ड्यूरेशन को भी अफेक्ट करता है, कब लेना है, कितने बजे लेना है, खाने के बाद या खाने से पूर्व, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी में, एंड हम जो ड्रग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। एंड यहाँ पर एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट या फिर एक्सपर्ट नर्सिंग या फिर एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर आपको ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि हर कोई यही कहता है, ठीक है, पीड़ा होगा डाइक्लोफेनाक लेगा, ये तो कोई भी कहेगा, ये एक गधा भी कहेगा और एक अक्लमंद इंसान भी कहेगा। देयर इज नो रॉन्ग एट ऑल, इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं। वो भी जो बोलेंगे हम भी वही बोलेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ये बोलेंगे, ये जो नॉलेज है ये एक्स्ट्रा है। क्या आपने जो डाइक्लोफेनाक का इंजेक्शन लिया है, क्या वो कंसल्टेशन करके लिया है? अगर आपने कंसल्टेशन नहीं करके ये डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन को पिछवाड़े में पेला है, तो फिर आपका जीवन पेला पेली में चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आप आज सभी चीज़ कवर नहीं हो पाया, एंड हम अगले बार इसको कवर करेंगे, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, अभी तो उसका लिटरल मीनिंग मतलब कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ मैं भी नहीं जानता हूँ। सोचो, न जानने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, तो जब जानेंगे तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते कहते जाऊंगा कि आप हमेशा एक्सपर्ट फार्मासिस्ट, एक्सपर्ट नर्सिंग ऑफिसर एंड एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर से मेडिसिन को लेना ठीक समझे, ना कि ऐसे लोग जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी ठीक से जानते नहीं। एंड मैं आगे चल करके बताऊंगा, इसी डाइक्लोफेनाक में एक एक ऐसे मतलब वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए भी मतलब कठिन हो रहा था, वो भी आगे चल करके बताऊंगा। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है। सोचो, जिसका प्रोनाउंसिएशन इतना खतरनाक है, वो ड्रग कितना खतरनाक है। ड्रग तो मात्र भाई 36 रुपीज़ का है। ठीक है, एक आप बाइक आप चलाते होगे, जो टायर में आप प्रेशर लगाते हो 10 रुपीज़ देते हो, नहीं देते हो? देते हो। जो आप बाइक में जो चेन की टाइट करते हो कितना देते हो? 10 रुपीज़ देते हो, है कि नहीं? आप दाढ़ी सेव करते हो कितना देते हो? 30 या 40 रुपीज़। तो फिर जब आप डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन लेते हो, तो सोचो, एक अनपढ़ व्यक्ति जब आपको डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन मार रहा है, भले ही वो भले अच्छे से मार रहा है, लेकिन वो आपको 50 या 100 रुपये चार्ज कर रहा है, तो पढ़े लिखे फार्मासिस्ट कितना चार्ज करेंगे? आपके लिए ये सवाल मैं छोड़ करके जाता हूँ।
एंड इसीलिए मैंने कहा कि सभी फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, सभी डॉक्टर नहीं होते हैं। सर्टिफिकेट ले लेने से या प्रैक्टिकल कर लेने से भी कोई डॉक्टर नहीं बनता है, नहीं हो सकता है। मैं कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। तो पढ़ना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा, एंड ये चीज़ आगे ही ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड मैं आपके लिए ये सवाल आज छोड़ करके जा रहा हूँ कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति आपको डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन मार रहा है एंड वो 50 या 100 रुपीज़ ले रहा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो इतना ले रहा है, तो फिर एक्सपीरियंस जो फार्मासिस्ट होंगे वो कितना लेंगे? क्योंकि वो भी वही काम करेंगे लेकिन विथ नॉलेज, और आपका जीवन को सेफ साइड में रखेंगे ताकि आपके साथ कोई ऐसा समस्या ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।